हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पिछले टॉपिक में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एच बेथे एंड वी ब्लैक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी considers the bonding between metal ion and the ligand as purely covalent, जबकि crystal field theory considers the metal ligand bond to be ionic, arising from electrostatic interactions between metal ions and the ligands. The ligands are treated as point charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मतलब मेटल आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आपका लिगेंड को नेगेटिव चार्ज कंसिडर करके ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो इस तरह की अट्रैक्शन फोर्सेस जो है उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस कहते हैं। अब लिगेंड्स अगर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जैसे एनाइंस होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, तो इंटरैक्शंस होंगी आयन आयन टाइप, टेटाइन और एनाइन, कोबाल्ट, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है जैसे अमीन, एक्वा या कार्बोनिल, तो इस तरह की इंटरेक्शन मेटल के साथ होंगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मेटल आयन है और जो आपका मॉलिक्यूल है पोलर है, डाइपोल उसका है। तो यहाँ जैसे ये आयन आयन इंटरेक्शन में ये कैटायन और ये एनायन इनके बीच में है, और आयन डाइपोल में ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मेटल के पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड से अट्रैक्टेड फील करता है, और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होती हैं। डायहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो मेटल आयन सेंटर में होता है और लिगेंड्स उसको 6 साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो इसके डी ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। ये डी ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। अब इनके शेप्स डी ऑर्बिटल्स के इस तरीके से हैं जिनको हमने लाइन से शेड किया है। ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं एक्स और वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, जबकि ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और ये डी जेड स्क्वेयर ऑन द एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑन द एक्सिस लाई करते हैं, जबकि ये 3 जो है बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। तो जो एक्स, अगर आप ये एक्स एक्सिस लें, ये वाई एक्सिस लें और ये जेड एक्सिस लें, तो जो ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम एक्स जेड या जेड एक्स कहेंगे। जो एक्स और वाई के बीच में है उसको हम एक्स वाई कहेंगे, और जो वाई और जेड के बीच में है इस तरीके से उसको हम वाई जेड डी ऑर्बिटल कहेंगे। तो अब जब ये मेटल फ्री मेटल आयन है, जब इसने लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, उस टाइम पे ये 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, और इस तरह के 5 डी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जब लिगेंड्स इन ऑर्बिटल्स को इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर तो 5 डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन एक जैसी होती तो इन्होंने एक जैसी ही रिपल्शन फील करनी थी और इनकी एनर्जी भी एक जैसी इंक्रीज करनी थी, और इस तरह से इंक्रीज्ड एनर्जी के बावजूद अगर क्रिस्टल फील्ड स्फेरिकल होती तो इन सब की एनर्जी एक जैसी होनी थी, हायर होनी थी पर एक जैसी होनी थी, और इन्होंने अभी भी डीजेनरेट होना था। लेकिन आपने देखा कि ओरिएंटेशंस डिफरेंट हैं, 3 बिटवीन द एक्सिस हैं और 2 ऑन द एक्सिस हैं। इन ओरिएंटेशंस की वजह से
जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वो वाले ऑर्बिटल्स जैसे कि dz² और x² माइनस y² जो कि ऑन द एक्सिस लाई करते हैं वो डायरेक्टली लिगेंड अप्रोचिंग लिगेंड्स के सामने पड़ते हैं। ये मूव कलर में लिगेंड्स हैं और ऑरेंज कलर में ऑर्बिटल्स हैं, तो ये डायरेक्टली लिगेंड्स के सामने पड़ रहे हैं और इनकी रिपल्शन जो है ज्यादा होगी, ये ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे और इस तरीके से इनकी एनर्जी जो है ज्यादा इंक्रीज करेगी। रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज करती है। और जो 3 ऑर्बिटल्स एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स हैं, ये अप्रोचिंग लिगेंड्स के डायरेक्टली सामने नहीं पड़ रहे हैं, ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, जबकि लिगेंड्स ऑन द एक्सिस आ रहे हैं। इसकी वजह से ये इनके कंपैरेटिवली कम रिपल्शन फेस करते हैं और इनकी एनर्जी इस एनर्जी के कंपैरेटिवली लोअर होती है। तो ये लिगेंड्स के ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में अप्रोच करने की वजह से ये जो 5d ऑर्बिटल्स थे ये 2 सेट्स में स्प्लिट कर गए हैं, 3 ऑफ लोअर एनर्जी एंड 2 ऑफ हायर एनर्जी। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ 5 degenerate orbitals, d orbitals of metal ions into different set of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligands is called crystal field स्प्लिटिंग। हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि लिगेंड्स के आने की वजह से डी ऑर्बिटल्स जो है वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, वन ऑफ हायर एनर्जी एंड द अदर ऑफ लोअर एनर्जी। तो इनके बीच में जो ये स्प्लिटिंग हुई है, ये इतना एनर्जी डिफरेंस जो है, इस स्प्लिटिंग को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इसको हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। O इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जो स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से होती है कि बावजूद स्प्लिटिंग के एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द 5 ऑर्बिटल्स रिमेन्स द सेम। सो दिस रूल that crystal field splitting occurs in such a way that the average energy of d orbitals does not change. This is known as Barry-Center rule. This means ये वाला इतनी एनर्जी जो है वो एवरेज एनर्जी है, इसको हम बैरी सेंटर कहेंगे। जितनी इसकी कम होती है दैट इज 2/5 ऑफ डेल्टा O, और जितनी इसकी ज्यादा होती है दैट इज 3/5 ऑफ डेल्टा O। तो ऑन द होल इन सबको प्लस करके जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वो ये बैरी सेंटर के बराबर एनर्जी आएगी। सो द crystal field splitting occurs in such a way that the average energy of d orbitals does not change. This is known as Barry-Center rule. This means that the 3 orbitals lie at an energy which is 2/5 delta O below the average d orbital energy, and the 2 d orbitals lie in such a way that they lie at an energy 3/5 delta O above the average energy. जो 3d ऑर्बिटल्स थे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, इनके लोब्स जो हैं ये दे वर नॉट टुवर्ड्स द लिगेंड्स बट इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, सो दे आर रिपेललेस, दे आर ऑफ लोअर एनर्जी। और ये जो 2 लोब्स थे dz² or dx² minus y², they point directly towards the corners of octahedron where negative charges of approaching ligands are present, so they are of higher energy. dx² minus y² and dz² are of higher energy, and dxy, dyz and dzx are of lower energy. कितनी splitting होगी, it depends upon the ligands. The crystal field splitting delta O depends upon the nature of the ligands. The greater the ease with which the ligands can approach the metal ion, the greater will be the
crystal field splitting caused by it. जितने आसानी से लिगेंड्स मेटल आयन के पास पहुंच सकते हैं उतनी ही ज्यादा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज करते हैं. जो लिगेंड्स बहुत कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज करते हैं उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं, और जो लिगेंड्स जो हैं ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितनी स्प्लिटिंग डिफरेंट कंपाउंड्स में कॉज की है, हम इन लिगेंड्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. तो हमारे पास ये जो सीरीज ऑब्टेन होती है जिसमें ये लेफ्ट वाले सबसे कम स्प्लिटिंग कॉज कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, लास्ट वाले सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं. इस सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. So, when the ligands are arranged in increasing order of their crystal field splitting energy or the field strength, the series obtained is called spectrochemical series. The left ligands are the weak field ligands, whereas the right ligands are the strong field ligands. In general, water के बाद वाले ligands strong field होते हैं और उससे पहले वाले ligands जो हैं वो weak field ligands होते हैं. तो iodide सबसे कम स्प्लिटिंग कॉज करता है, देन ब्रोमाइड, देन थायोसाइनेट, देन क्लोराइड, देन सल्फाइड, नाइट्रेट, देन फ्लोराइड, देन हाइड्रोक्साइड, देन ऑक्सलेट, देन ऑक्साइड, then water, then isothiocyanate, EDTA, pyridine, amine, then ethane 1,2-diamine, then dipyridine, then oxyphene, then nitro, then cyanide and carbonyl. अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, अभी हम कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल, अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल है तो उस केस में जो अप्रोचिंग लिगेंड्स हैं वो जिन डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं उस कोई भी डी ऑर्बिटल बिल्कुल उसके सामने नहीं पड़ता है. तो इन टेट्राहेड्रल complexes none of the d orbital point exactly towards the approaching ligands and therefore splitting of energy will be less than in octahedral field. तो 5 d orbitals में splitting होगी, जो x² माइनस y² और dz² है ये थोड़ा दूर होते हैं अप्रोचिंग लिगेंड से, इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है, और xy, yz और zx थोड़े पास होते हैं तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है. These are pointing close to the direction of ligands, energy is increased because of repulsion. Lying away from the ligand, so energy is less, dx² माइनस y². तो आपने देखा ऑक्टाहेड्रल से रिवर्स है, यहाँ पे ये जो दो लिगेंड्स हैं इनकी एनर्जी कम होती है और इस 3 की ज्यादा होती है. ये इस केस में जो स्प्लिटिंग है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड कहेंगे, उसको हम डेल्टा T से डिनोट करेंगे. T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल. इस केस में नीचे वाली एनर्जी 3/5 ऑफ डेल्टा T डिक्रीज होगी और ऊपर वाली 2/5 ऑफ डेल्टा T इंक्रीज होगी, और ओवरऑल एवरेज एनर्जी बैरी सेंटर के या एवरेज एनर्जी के बराबर ही होगी. The tetrahedral splitting is less than octahedral splitting. The relation is delta T is 4/9 times delta O. So this is all about the crystal field theory. ये जो theory है इससे जो knowledge हम gain करते हैं उसको हम coordination complexes की properties को explain करने में use कर सकते हैं. This we will do in the next video. Thank you. Have a nice day.